Hello everyone, this is Kaveri Kathuria here, and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss the second part of your chapter, and in this chapter we will discuss the next topic, that is comparing the three sectors. As you know, in last lecture we already discussed the three sectors of the economy, and now in this lecture we will discuss how to compare these sectors, right? We will compare these sectors from the different point of view. So let's start. See, the various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a large number of goods and services. कहते हैं कि हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ देखते हैं जब डिफरेंट सेक्टर्स में, हम तीनों सेक्टर्स में देखें तो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं. Also, the three sectors have large number of people working in them to produce these goods and services. कहते हैं कि आप इसमें देखें तो बहुत सारे लोग काम करते हैं इन तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. इन तीनों सेक्टर्स में बहुत सारे लोग काम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट स्टेप therefore is to see how much goods and services are produced and how many people वर्क इन ईच सेक्टर. अब हमें ये देखना है कि हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज, इट मीन्स कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, और हर सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं. इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर विच आर डोमिनेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट वाइल अदर सेक्टर आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज. इट मीन्स कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा कोई सेक्टर इम्पोर्टेंट हो सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. इट मीन्स कि कोई ऐसा सेक्टर हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा सेक्टर हो सकता है जिसमें टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा हो, या फिर हम कहें कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को ज़्यादा मिल रहा है. और दूसरा सेक्टर हो सकता है कि जिसमें ये चीज़ें जो है स्मॉल हो. इट मीन्स कि वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन भी कम हो रहा है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी कम मिल रहा है. तो कंक्लूज़न ये है इसका कि हमें कंपैरिजन करना है तीनों सेक्टर्स को, और कंपैरिजन के बेसिस पर जो है हम कंक्लूड करते हैं कि कौन से सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा रहा और किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहा. राइट. नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. कहता है कि हम कैसे काउंट करेंगे वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को, एंड नो द टोटल प्रोडक्शन, और हम टोटल प्रोडक्शन कैसे जानेंगे इन ईच सेक्टर. इट मीन्स हम ये देखना चाहते हैं कि हर सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और फिर हम ये देखेंगे कि हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज काउंट करनी है वो कैसे काउंट करनी है. राइट. सी, with so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. कहते हैं कि हम अगर ऑब्जर्व करें तो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज, इट मीन्स थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, और अगर हम हर चीज़ को काउंट करने लग जाएं तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है हमें. नॉट ओनली वुड द टास्क बी एनॉर्मस, यू माइट ऑल्सो वंडर how can we add up car and computers and nails and furnitures, it would make सेंस. कहता है कि अगर हम ये सब चीज़ें काउंट करने लग जाएं कि कितनी कार बनी, कितनी कंप्यूटर्स का प्रोडक्शन किया गया, कितने नेल्स एंड फर्नीचर्स बने, तो ये इसका कोई सेंस नहीं बनता. तो हम इसे कैसे काउंट करें. हमें एग्जैक्टली यही अंडरस्टैंड करना है कि जब हमें ये काउंट करना हो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई, तो हम इसे काउंट करेंगे. तो काउंट करने का हमारा प्रोसेस क्या रहेगा. सी, एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता है. You are right in thinking so. To get around this problem, economics suggests that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. This is the very important point. कहता है कि इकोनॉमिक्स ने हमें क्या सॉल्यूशन दिया है इस प्रॉब्लम का, कि जब भी आप ये काउंट करना चाहते हैं, जब आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उसकी वैल्यू को कंसिडर किया जाए, रेदर देन आप उसके एक्चुअल नंबर्स को काउंट नहीं करें. इट मीन्स कि अगर एक साल में अगर हम ले फॉर एग्जांपल 1 लाख कार का प्रोडक्शन किया गया, अब मैं ये कहूँ कि 1 लाख कार का प्रोडक्शन किया गया, ये कहने से बेटर होगा कि मैं इसे वैल्यू में कंपेयर करूँगी, कितने रुपए की वैल्यूज़ में कंपेयर करें कि कितने रुपए की कार्स प्रोड्यूस की गई. फॉर एग्जांपल, सी, इफ़ 10,000 kg of wheat is sold, अगर हम ये देखते हैं कि 10,000 kg of the wheat is sold at ₹8 per kg. अब हम ये कहते हैं कि 10,000 किलो गेहूँ जो है वो सेल की गई और
पर प्राइस क्या था पर केजी 8 रुपीज़। ये कहने की बजाय अगर हम ये कहें द वैल्यू ऑफ वीट विल बी 80,000 रुपीज़, अगर हम ये कहें कि हमने इस साल 80,000 रुपये का जो कनक है, जो गेहूं है, उसे हमने बेचा, राइट। ये कहने की कंपैरिजन में कि 10,000 केजी हमने गेहूं बेचा और 8 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो क्या कंपैरिजन हम करें तो बेटर रहेगा। अगर हम उसे वैल्यू में अगर डिनोट करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। वैल्यू ऑफ द 5,000 कोकोनट, अब हम एग्जांपल देते हैं कि 5,000 कोकोनट 10 रुपये का एक, तो इट मीन्स कि 50,000 रुपये के कोकोनट हमने सेल किए। अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि कोकोनट का जो प्रोडक्शन किया गया वो कितने का था, 50,000 रुपीज़ का, राइट। हम उसे क्वांटिटी में कंपैरिजन नहीं करेंगे। Similarly, the value of goods and services in the 3 sectors are calculated and then add up. और ऐसे ही हम तीनों सेक्टर्स में जो है वैल्यू में निकालेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस की गई और फिर उसे एड अप किया जाएगा, टोटल किया जाएगा। रिमेंबर दैट देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, हमें एक प्रिकॉशन लेना है यहाँ पर। नॉट एवरी गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। कहते हैं कि हर गुड्स एंड सर्विसेज को एडअप करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने प्रोड्यूस की या बेची, सभी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को काउंट नहीं करना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों काउंट नहीं करना है। जब उसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसे सेल भी किया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू को काउंट क्यों नहीं करना है। सी एग्जाम्पल क्या देता है कि हमें सिर्फ इंक्लूड करना है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। अब हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही क्यों इंक्लूड करना है, इसका बिगेस्ट रीज़न क्या है। एग्जाम्पल देखें, टेक फॉर इंस्टेंस ए फार्मर हु सेल wheat to a flour mill at ₹8 पर केजी। क्या कहता है कि एक फार्मर है, एक किसान है, उसने क्या किया, सेल किया, किसको, वीट को, गेहूं को सेल कर दिया। एक किसान ने गेहूं को सेल किया, किसे सेल किया, फ्लोर मिल को। फ्लोर मिल मीन्स आटा चक्की वाले को, 8 रुपये पर केजी के हिसाब से। मिल ग्राइंड्स द वीट एंड सेल द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी। अब मिल ने क्या किया, मिल ने ग्राइंड किया वीट को, उसका क्या बना दिया, आटा बना दिया, फ्लोर बना दिया, और फ्लोर को उसने किसको बेचा, बिस्किट कंपनी को। ऐसी कंपनी जो बिस्किट्स बनाती है, 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेच दिया। बिस्किट कंपनी ने उसे क्या किया, फ्लोर को यूज़ किया और कुछ अदर थिंग्स यूज़ की, जैसे कि शुगर ऐड किया, ऑयल ऐड किया, और उसने क्या किया कि जो वीट उसने वीट फ्लोर उसने परचेज़ किया था 10 रुपये पर केजी के हिसाब से, उसको यूज़ करते हुए 4 पैकेट बना दिए बिस्किट्स के। अब इसने क्या किया, बिस्किट कंपनी ने सेल कर दिया बिस्किट को मार्केट में, और इसने कस्टमर को कितने में बेचा, 60 रुपीज़ का। मतलब 4 पैकेट बिस्किट के बेच दिए 60 रुपीज़ में, और हम कैलकुलेट करें तो 15 रुपये का एक पैकेट हो गया। बिस्किट्स आर फाइनल गुड्स, बिस्किट जो है फाइनल गुड्स हैं। दैट इज़ द गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, ये वो गुड्स है जो कंज्यूमर तक पहुंचा, राइट। अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ वैल्यू लिया जाएगा बिस्किट्स का। सी अगर हम एक बार कैलकुलेट कर लें वीट का अमाउंट, यहाँ पर जब उसने 8 रुपये पर केजी पर बेचा, यही वो वीट है जिसका फ्लोर बन गया था। फ्लोर बनने के बाद उसने आगे 10 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया। अब इसने आगे बेच दिया बिस्किट कंपनी वाले को, फिर बिस्किट कंपनी ने उसका बिस्किट बना दिया। अगर हम इसका भी यूज़ करें और यहाँ भी कैलकुलेट करें, फिर यहाँ कैलकुलेट करें, तो क्या हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ही चीज़ को 3 जगह कैलकुलेट कर लिया। वीट तो वही है, गेहूं तो वही है, जो यहाँ था वही घूमकर यहाँ आया, फिर वही घूमकर यहाँ आ गया। तो क्या है कि चीज़ सेम है, तो हम इसे 3 टाइम्स कैलकुलेट करने के बजाय हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार इंक्लूड करेंगे। और वो इंक्लूड कब करेंगे, जब वो फाइनल गुड बनकर तैयार हो जाएगा। इट मीन्स कि यहीं पर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये जो प्राइस है इसके अंदर वीट का प्राइस इंक्लूड है, वही फ्लोर बना था, और वही जो है कि बिस्किट कंपनी ने यूज़ किया था एज अ रॉ मटेरियल, राइट। तो क्या कहता है कि नॉट एवरी गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, सभी नहीं इंक्लूड करेंगे, ओनली इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू रहेगा वही एडअप किया जाएगा, राइट। सी नेक्स्ट इसका रीज़न देता है जो हमने अभी डिस्कस किया कि हम सभी इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे। Why the only final goods and services counted? In contrast to the final goods,
गुड्स सच एज द वीट एंड द वीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। कहता है कि इस एग्जाम्पल को जो हमने अभी डिस्कस किया, एक तो वीट को और एक फ्लोर को, ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ किए जाते हैं। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। कहता है कि जो हम वैल्यू ले रहे हैं, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, उसकी वैल्यू ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंक्लूड है किसमें, इंटरमीडिएट गुड्स में, दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स, जिसकी हेल्प से हम फाइनल गुड्स बनाते हैं। दैट इज द वैल्यू ऑफ द ₹60 फॉर द बिस्किट्स फाइनल गुड्स। जो फाइनल गुड्स हमारा बनकर तैयार हुआ था, जो कि जिसे हम बिस्किट्स कह रहे हैं, वो ₹60 के 4 पैकेट्स आपके तैयार हुए थे। उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड की गई है किसकी अमाउंट, वैल्यू ऑफ द फ्लोर। आटे की जो वैल्यू है ऑलरेडी, जिसको उसने ₹10 पर केजी के हिसाब से बिस्किट कंपनी ने परचेज किया था, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू जो है इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। एंड सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड द वेट। इट मीन्स कि जब भी हम इंटरमीडिएट गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये वैल्यू ऑफ फ्लोर एंड वेट उसके अंदर इंक्लूड है, जो फाइनल गुड बनकर तैयार है। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली किसकी वैल्यू लेते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज the value of the final goods and services produced in each sector during a particular year provide the total production of the sector for that year. This is the very important point. आप यहाँ देखिए क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो वैल्यू हम लेते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, किसकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं ईच सेक्टर, इट मीन्स तीनों सेक्टर में, 3 सेक्टर है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तीनों सेक्टर्स में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई, उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू लेंगे ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। इट मीन्स कि जिस भी साल की हम बात कर रहे हैं, उस एक साल के दौरान जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए थे, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन। जब हम उसको एडअप कर देते हैं तो वो क्या बताता है हमें, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। उस साल का टोटल प्रोडक्शन निकाल के देता है उस सेक्टर का। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब तीनों सेक्टर के गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हम एडअप कर देते हैं, तीनों सेक्टर का जब ऐड किया जाता है, फाइनल टर्म वो क्या कहलाती है आपकी, gross domestic product, GDP of a country. It is the value of all the final goods and services. ये वैल्यू है all the final goods and services प्रोड्यूस किए गए विद इन द कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। एक कंट्री में प्रोड्यूस किए गए एक साल के दौरान ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एंड GDP शोज हाउ बिग द इकॉनमी इज। और GDP से ही हमें पता लगता है कि हमारी इकॉनमी जो है कितनी बड़ी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, राइट। Next is in India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry. कहता है कि हमारी कंट्री में GDP मेजर करने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये मिनिस्ट्री क्या करती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की हेल्प से, ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हमारी इंडियन जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी हमारी यूटी हैं, उनके वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स कि सभी स्टेट्स में, सभी यूटी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया, वहाँ की मिनिस्ट्री से हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। एंड देयर प्राइसेस, उनके प्राइस लिए जाते हैं। एंड देन एस्टिमेट GDP, और फिर GDP को कैलकुलेट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that at the initial stage of development, primary sector was most important sector of the economic activity. कहते हैं कि अगर हम ये histories को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर को मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता था। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें मिलता था, प्राइमरी सेक्टर में मिलता था। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर। कहता है कि जैसे जैसे फार्मिंग के मेथड्स चेंज हो रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत प्रॉस्पर होता जा रहा है, बहुत बूम कर रहा है। इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर।
अब जो है पहले से कंपैरिजन में अब बहुत ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन किया जाता है। इट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू, अगर ये 1 हेक्टेयर लैंड है, मान लीजिए ये दिस इज़ द 1 हेक्टेयर लैंड, और इसके ऊपर अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से प्रोडक्शन करते हैं तो फॉर एग्जांपल कि साल में सिर्फ यहाँ पर 10,000 kg वीट का ही प्रोडक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम मान रहे हैं आप ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करते हैं तो 1 हेक्टेयर लैंड पर आप सिर्फ 10,000 kg गेहूं का प्रोडक्शन कर पाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर देंगे तो आप यहाँ पर उसी लैंड पर 1 हेक्टेयर लैंड पर आप जो है मॉडर्न टेक्निक्स की हेल्प से अब यहाँ पर 1,000 की जगह 30,000 kg प्रोडक्शन कर सकते हैं वीट का। तो क्या कहना चाहता है कि हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे मेथड्स चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्शन के, फार्मिंग के मेथड्स चेंज हो रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। अब लोग जो है अदर एक्टिविटीज़ में भी एंगेज हो रहे हैं। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट्स पर्सनस एंड ट्रेडर्स। अगर हम देखें हिस्ट्री से देखते आते हैं, अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाकर देखें तो अब क्राफ्ट पर्सनस भी इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रेडर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स। अब बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ भी जो है बहुत बढ़ चुकी हैं, इंक्रीज हो चुकी हैं। बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी। तो इन सब चीज़ों का काम भी बहुत बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्टर जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आर्मी है। हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। कहता है इसके बावजूद भी अगर हम देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और वो प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस किए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ एंगेज्ड हैं, प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड है, प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट इज ओवर ए लॉन्ग टाइम, more than 100 years, especially because new method of manufacturing were introduced, factory came up and started expanding। कहते हैं कि अगर हम अब कुछ समय पास्ट में जाएं और देखें तो न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस किए गए, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज भी इंक्रीज हुई हैं, एक्सपेंड कर रही हैं। Those people who had earlier worked on the farm now began to work in factories in large numbers। कहता है कि जो लोग पहले फार्म्स में काम किया करते थे, खेतों में काम करते थे, आजकल जो है वो लोग मूव कर रहे हैं, कहाँ पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। दे वर फोर्स्ड टू डू सो एज यू रीड इन द हिस्ट्री चैप्टर्स। कहते हैं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी भी रही जहाँ उन्हें फोर्स किया गया, जिसके बारे में आप अपनी हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पीपल बिगेन टू यूज मोर गुड्स एंड दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज एट द चीप रेट। अब लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो बहुत ही चीप रेट पर बनाई जा सकती हैं। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द इम्पोर्टेंट सेक्टर इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। और अब क्या हो रहा है कि ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर जो है इंपॉर्टेंट होता जा रहा है एज कंपैरिजन टू द प्राइमरी सेक्टर। इट मीन्स कि प्राइमरी सेक्टर में लोग खेतों में काम किया करते थे, एग्रीकल्चर वर्क ज़्यादा होता था, उनका प्राइमरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे। अब जैसे ही इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही है तो लोग मूव कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में। हैंस ओवर अ टाइम शिफ्ट हैज़ टेकन प्लेस। दिस मीन दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर हैज़ चेंज्ड। इसका मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंस अब चेंज हो रही है, अब प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में सेकेंडरी सेक्टर को इंपॉर्टेंस मिल रहा है। In the past 100 years, there has been a further shift from the secondary to tertiary sector in the developed countries। अब लोग शिफ्ट कर रहे हैं, अगर अब हम देखें तो लोग सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर जो है इम्पोर्टेंट होता जा रहा है इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है सर्विसेज का प्रोड्यूस किया जा रहा है सर्विस सेक्टर में। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं सर्विस सेक्टर में एंगेज हो रहे हैं। एंड दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्री, और ये जनरल पैटर्न जो है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कहाँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इट मीन्स पहले प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा एंगेज थी, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट हुआ, सेकेंडरी से फिर टर्शरी सेक्टर में। अब जो है प्रेजेंटली टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लोग एंगेज हैं, वहाँ पर ही ज़्यादा लोग काम करना पसंद करते हैं। What is the total production and employment in the three sector in India? अब क्वेश्चन क्या है कि टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट कितना है इन तीनों सेक्टर में। ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंज सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। कहता है कि जैसे जैसे ये पैटर्न चेंज हुआ है ऐसे ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी चेंज हुआ है। एंड वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। इट मीन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि जैसे ये पैटर्न चेंज हुआ है, सो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी सिमिलर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आ रहा है, राइट।
सो आई होप यहाँ तक कि आपको जो है लेक्चर क्लियर होगा. एंड इफ़ यू लाइक दिस, give thumbs up to this lecture, and if you have any query you can ask me in the comment box. So meet you in the next lecture. Thanks for listening. Thank you very much.